नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम महिला शक्ति में। मैं आपके साथ हिना जोशी। कहते हैं जब एक महिला अपनी आवाज़ बुलंद करती है तो वो महज बोलती नहीं बल्कि सदियों की चुप्पी को तोड़ती है और समाज को नई दिशा दिखाती है। ऐसी ही प्रेरणादायक और कहें तो सुशील स्वभाव की धनी, बहुत खूबसूरत आवाज़ की धनी हमारी महिला शक्ति कार्यक्रम की ख़ास मेहमान, जो कि खुद में महिला सशक्तिकरण की मिसाल हैं, जो विगत कई वर्षों से दृष्टि दिव्यांगजनों को ये सिखाती आ रही हैं, उन्हें सक्षम बनाती आ रही हैं और ये सिखाती आ रही हैं कि आवाज़ ही आपकी पहचान है और आवाज़ के ज़रिए देश और दुनिया को देखा और समझा जा सकता है और हर चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है। जी हाँ, हमारे साथ है बेहद प्रेरणादायक और बहुमुखी प्रतिभा की धनी हमारी आज की खास मेहमान, जो कि NIEPVD यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पीपल विद विजुअल डिसेबिलिटी की प्रोग्राम प्रोड्यूसर चेतना गोला जी। चेतना जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, और इतनी अच्छा जो आपने इतना ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन मेरा दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मैम। चेतना जी, कार्यक्रम महिला शक्ति है हमारा और आप खुद में महिला शक्ति की मिसाल हैं। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, आपसे रूबरू होंगे, आपसे प्रेरणादायक हम चर्चा शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी अर्ली लाइफ, आपकी अर्ली जर्नी के बारे में, जिसने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया। देखिए, जब मेरी शुरुआत हुई थी मेरे करियर की, तो ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं दृष्टि दिव्यांगजन के लिए काम करूंगी। लेकिन हाँ, एक शौक़ था मेरा। ये जर्नी ना उस लड़की की है जो जब स्कूल से लौटती थी तो उसकी स्कूल बस ऑल इंडिया रेडियो के पास से गुजरती थी और वो उसको निहारती रहती थी कि कब वो यहाँ जाएगी। और ऐसा क्यों उसके दिमाग में थॉट आया, क्योंकि उस समय पर वो रेडियो बहुत सुनती थी और रेडियो सुनना इतना पसंद था कि ये एक कनेक्शन हो गया था कि रेडियो सुन रहे हैं हम, रेडियो सुनना पसंद है, और ये आकाशवाणी केंद्र है जहाँ पर ये प्रोग्राम जहाँ से ब्रॉडकास्ट होते हैं। तो बहुत एक्साइटेड रहती थी मैं। मेरी स्कूल बस ऑल इंडिया रेडियो के सामने से जाती थी। जैसे जैसे स्कूल ख़त्म हुआ, जैसे ही मैं 12वीं में आई, मैंने फटाक से युववाणी हुआ करता था तब, तो मैंने वहाँ पर अपने पहले प्रोग्राम के लिए एक एप्लीकेशन दी कि भाई मुझे प्रोग्राम करना है। तो लकीली मेरा सिलेक्शन भी हुआ, ऑडिशन हुआ, सिलेक्शन हुआ, और मैंने वो जब पहला प्रोग्राम किया तो उसके बाद जो मज़ा आया, तो मुझे लगा अरे भाई ये तो बड़ा अच्छा काम है, इसको तो करना है मुझे। तो बस फिर जो वो शुरुआत आकाशवाणी की वहाँ से हुई, तो वो जर्नी मेरी तब से लेके आज तक जारी है। जी बिल्कुल, आकाशवाणी में से आपको लगभग आपका 30 वर्षों का अनुभव रहा है। चेतना जी, कितना श्रेय देती है आकाशवाणी को जिस मुकाम पे आज आप हैं? अगर मैं कहूँ कि 500%, और अगर आप प्रतिशत और बढ़ा दें तो बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि आकाशवाणी में से ही हमने बहुत कुछ सीखा है। देखिए, जो 80s 90s और उसके बाद की जितनी भी जनरेशन है, तब के जो बच्चे हैं, हम सब आकाशवाणी और दूरदर्शन को ही देखकर और सुनकर बड़े हुए हैं। हम में जो संस्कार आए हैं, जो हमने चीज़ें सीखी हैं, एक्सप्लोर की हैं, एक बहुत बड़ा माध्यम था वो सीखने का। तो मैं यही कहूँगी कि वो एक बहुत पुख्ता, बहुत इम्पॉर्टेंट एक रोल आकाशवाणी ने वो प्ले किया है मेरी लाइफ में, जो मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। जी चेतना जी, रेडियो, जैसे हम आकाशवाणी की बात कर रहे हैं, रेडियो आपकी आवाज़ से आपको जानता है, और आज आप जिस फील्ड में काम कर रही हैं, NIEPVD के साथ जो आप कार्य कर रही हैं, आप कार्यक्रम निर्माता हैं वहाँ पर, आप बच्चों को, दृष्टि दिव्यांगजनों को यही सिखाती हैं ना कि आवाज़ ही आपकी पहचान है और आवाज़ के ज़रिए दुनिया को देखा और समझा जा सकता है। इस पर नज़र थोड़ा सा हमें बताइए, प्रकाश डालिए कि NIEPVD किस तरह से कार्य करता है, किस तरह संचालित होता है और किस तरह से दृष्टि दिव्यांगजन जो बच्चे हैं उनको सक्षम बनाता है। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है ये आपका। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है, उसके अंतर्गत हमारा जो राष्ट्रीय संस्थान है NIEPVD यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज़। तो हम लोग, जैसे कि हमारे नाम में है, हम लोग दृष्टि दिव्यांगजन के लिए काम करते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस द्वारा संचालित होता है।
हमारा संस्थान उन लोगों के लिए काम करता है जो अचानक से ब्लाइंड हो गए हैं, विजुअली इम्पेयर्ड हो गए हैं, तो उनका रिहैबिलिटेशन सर्विसेज हैं, बहुत तरह की सर्विसेज हैं। ये तो उनके लिए, उन्हें हम आप इमेजिन कीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जो अपनी ज़िंदगी में उसकी नॉर्मल लाइफ चल रही है और धीरे धीरे या तो उसकी आंखों की रोशनी चली गई है या फिर या फिर वो कोई बाय बर्थ ब्लाइंड है। तो सिर्फ एक ब्लाइंडनेस शब्द से ही कोई भी व्यक्ति सोचे कि सिर्फ इमेजिन करने से ही व्यक्ति जो है वो होपलेस हो जाता है कि मेरी जिंदगी सोच के, हाँ, कि मेरी जिंदगी मतलब कैसा होता होगा ना। लेकिन NIVH का, NIEPVD का काम जो है वहीं से शुरू होता है। हमारा संस्थान जो यहाँ देहरादून में है, राजपुर रोड पर, वो कई तरह की सर्विसेज देता है, जैसे कि एक्सेसिबल मटेरियल हम लोग प्रोड्यूस करते हैं पढ़ाई करने के लिए, दृष्टि दिव्यांगजन के लिए। इसके अलावा हमारा एक रिहैबिलिटेशन करने के लिए डिपार्टमेंट है, हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजी का एक डिपार्टमेंट है जो कि काउंसलिंग के लिए है। हमारे पास एक फुल फ्लेश्ड मॉडल स्कूल है जो कि 12th तक है, जो CBSE बोर्ड द्वारा संचालित होता है, रेजिडेंशियल स्कूल है। इसके अलावा अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर फॉर अडल्ट ब्लाइंड है। यानी कि यदि आप ऐसे इसको देखेंगे अगर हम, कि यदि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा है और वो 6 साल तक का है, तो माँ बाप जो है, पेरेंट्स परेशान हो जाएंगे, माता पिता, कि हमारा बच्चा जो है उसको कोई डिसेबिलिटी है या वो उसका नॉर्मल उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो वो कहाँ जाएंगे? उसके लिए है अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। उसमें जो 6 साल तक के बच्चे हैं वहाँ पर उनकी जांच की जाती है, देखा जाता है कि किस तरह की समस्या है। हो सकता है मोटर स्किल्स की प्रॉब्लम हो सकता है स्पीच की प्रॉब्लम हो सकता है हियरिंग की प्रॉब्लम हो। तो अर्ली इंटरवेंशन सेंटर जो है वो 6 साल तक के बच्चों को केटर करता है। वहाँ पे वो ये देखता है कि किस तरह की समस्या है और उसका क्या समाधान हो सकता है, या किया जाता है कि क्या परेशानी है, क्या समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद अगर आप और ऊपर आते हैं तो फिर हमारा मॉडल स्कूल है, जहाँ पे 12वीं तक का, पहली से 12वीं तक के जो भी दृष्टि दिव्यांगजन हैं उनका एडमिशन होता है। और बच्चे जैसे रेगुलर स्कूल्स हैं उस तरह से हमारा स्पेशल स्कूल है। उसके अलावा मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई अडल्ट है और वो अचानक से उनके जीवन में ब्लाइंडनेस आती है, तो या धीरे धीरे आ रही है, तो वहाँ पर उनको किस तरह से अपना जीवन वो आगे लेकर जा सकते हैं। उन्हें ये तक सिखाया जाता है कि आपको मोबिलिटी सिखाई जाती है कि आपको कहीं जाना है तो केन की सहायता से आप कैसे जाएंगे, आप खाना कैसे खाएंगे, आप अपना मान लीजिए चाय बनानी है, खाना बनाना है, ये तक जो है दृष्टि दिव्यांगजन को हमारे यहाँ पर सिखाया जाता है। ये उनकी ट्रेनिंग का पार्ट है। इवन आप इमेजिन कीजिए कि जो दृष्टि दिव्यांग लड़कियां होती हैं उन्हें मेकअप तक करना सिखाया जाता है कि बिंदी कैसे लगाई जाएगी, किस तरह से आप कपड़े पहनेंगे, प्रेस कैसे की जाती है कपड़ों पे। तो ये हुआ हमारे अडल्ट ब्लाइंड लोगों के लिए। अब बात आती है कि जो दृष्टि दिव्यांगजन है उनकी पढ़ाई लिखाई भी होती है, तो उनको पढ़ाने के लिए हमारे विशेष एजुकेटर होते हैं। तो उन विशेष एजुकेटर्स को तैयार करने के लिए हमारा स्पेशल एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, जहाँ पर हम स्पेशल BEd कराते हैं, MEd कराते हैं और इस तरह के कई कोर्सेज हैं। तो वो कराया जाता है। तो इसी तरह से यदि पूरी जानकारी इसके बारे में हमारे वेबसाइट पर पूरी उपलब्ध है NIEPVD की, तो उसके बारे में और भी विस्तार से जाना जा सकता है। यानी कि किसी भी दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति का सर्वांगीण विकास के लिए हमारे यहाँ पे अलग अलग विभाग और यूनिट है जो कि इस काम को कर रही हैं। मैम, एक प्रश्न मन में आ रहा है, खासतौर से हमारे दर्शकों के लिए जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो NIEPVD के साथ जुड़ना चाहते हैं, बिकॉज आपने इतनी सारी उसकी चीज़ें बताई किस तरह से संचालित होता है और क्या क्या सुविधाएं वहाँ पे मिलती हैं, तो एडमिशन की प्रक्रिया क्या होती है और किस तरह क्या प्रोसीजर है, मतलब जुड़ना चाहें और अपने बच्चों को या जो ज़रूरतमंद है जिनके लिए लाभकारी हो सकता है वो कैसे जुड़े? देखिए, इसमें क्योंकि हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट है, ये डिपेंड करता है कि किस तरह की आवश्यकता है। अगर कोई छोटे हैं स्कूल के लिए वो जानना चाहते हैं स्कूल के एडमिशन के बारे में, या फिर कोई अचानक से विजुअली इम्पेयर्ड हो गए हैं तो उनको रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है,
तो उसके अकॉर्डिंग वो हमारी वेबसाइट पे आके या संस्थान में आके वो या कॉल करके वहाँ पे वो इस तरह की जानकारी ले सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि किस तरह की उनकी ज़रूरत है। हो सकता है कि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो अचानक ब्लाइंड हुए हैं और पर उन्हें जब तक उनका रोशनी थी आंखों में तब तक वो अच्छे से कंप्यूटर चलाना जानते थे, लेकिन अब वो चाहते हैं कि अब वो कंप्यूटर ऑपरेट कर सकें। तो इस तरह के कोर्सेज भी हैं हमारे यहाँ। तो उसके बारे में जब वो हमारे यहाँ संपर्क करेंगे तो उनको इस बारे में जानकारी मिल जाएगी वहाँ पे। बिल्कुल आके संपर्क किया जा सकता है जी। अब ये निशुल्क होता है क्या सारा जो लोग जी अभी आज के समय में अभी काफ़ी जो हमारी सर्विसेज हैं वो निशुल्क हैं। ओके जी, रहना खाना जैसे स्कूल है हमारा, तो स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल है, वहाँ पर बच्चों की वर्दी हो गई, खाना हुआ, रहना हुआ, वो सारी सुविधाएं उन्हें हॉस्टल की फैसिलिटी हुई वो निशुल्क ही उन्हें प्राप्त होती है जी। तो एडमिशन के बाद बच्चे जो हैं 12वीं तक वहीं रहते हैं और पढ़ाई करते हैं जी। मैम जो गवर्नमेंट जिस तरीके से दृष्टि दिव्यांग जनों के लिए और स्पेशली एबल जो लोग हैं उन लोगों के लिए जिस तरह की योजनाएं लेकर आती हैं, उसमें अगर हम PWD अधिनियम की बात करें तो हमारे दर्शकों को बताइए PWD अधिनियम है क्या और किस तरह से दृष्टि दिव्यांगजन और स्पेशली एबल लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा है। जी ये है RPWD एक्ट है, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, जो कि 2016 में आया था। और इस अधिनियम में भी काफ़ी फैसिलिटीज़ जो है वो गवर्नमेंट देती हैं, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो जिसके बारे में यदि विस्तार से जानना हो तो उसको कोई आधिकारिक जो व्यक्ति हैं उनसे और अच्छे से इसको जाना जा सकता है। जी जी। अच्छा, ओके मैम, आपका जो NIEPVD का जो आपने बताया है ना, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे दी जाती है, किस तरह की सुविधाएं दृष्टि दिव्यांगजनों के लिए खास तौर से हम जानना चाहते हैं ऑडियो बुक का प्रोसीजर क्या है और किस तरह से इसका निर्माण होता है और किन किन बातों का विशेष तौर पर इस पे ध्यान दिया जाता है कि आप जो दृष्टि दिव्यांगजन है उनको पढ़ा सके, उनको सिखा सके। बिल्कुल, नेशनल एक्सेसिबल लाइब्रेरी हमारे यहाँ पर है। एक्सेसिबल शब्द का मतलब ही यही है कि मेरी पहुँच में आना, है ना। अगर हम किसी दृष्टि दिव्यांग जन को, किसी ब्लाइंड को हम एक प्रिंट की किताब दे देते हैं, हम बोलते हैं कि लीजिए जी आप पढ़ लीजिए, तो वो नहीं पढ़ पाएंगे, पॉसिबल नहीं है ना। और अगर हम किसी साइटेड को हम ब्रेल की किताब दे दें तो वो नहीं पढ़ सकते, है ना, क्योंकि ब्रेल पढ़नी नहीं आती है ना। तो यानी कि एक्सेसिबिलिटी नहीं है। इसीलिए हमारे जो संस्थान है उसमें नेशनल एक्सेसिबल लाइब्रेरी है, जो कि इस तरह की समस्याओं के समाधान के लिए है। जो हमारा ऑडियो बुक है वो भी इसी लाइब्रेरी का एक पार्ट है। लाइब्रेरी में 2 से 3 तरह की हमारी सर्विसेज दी जाती हैं, जिसमें कि जो लोग लो विजन वाले हैं उनको हम लार्ज प्रिंट में किताबें देते हैं। हाँ जी, जो पढ़ सकते हैं अभी तो, लेकिन वो बड़े फ़ॉन्ट में पढ़ सकते हैं, तो इसलिए हम उन्हें लार्ज प्रिंट में देते हैं। अभी 100% पूरा गया नहीं है। हाँ जी, सभी लोग ब्लाइंड नहीं होते हैं, किसी को कुछ विजन रह जाता है, किसी को पेरिफेरल विजन नहीं होता है, या किसी को सिर्फ पेरिफेरल होता है, तो अलग अलग तरह की इसमें ये प्रतिशत पे डिपेंड करता है कि कितने % बिल्कुल 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 जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके साथ साथ जहाँ तक ब्रेल बुक की बात है, तो ब्रेल बुक उन व्यक्तियों को दी जाती है जिन्हें ब्रेल पढ़नी आती हो, है ना। लेकिन जिन लोगों को ब्रेल नहीं आती है, जो अचानक से ब्लाइंड हुए हैं, तो उनके लिए एक मौका होता है ऑडियो बुक पढ़ने का। अब जो ये ऑडियो बुक है, ये ऑडियो बुक भी देखिए बहुत तरह की रिकॉर्डिंग हमने सुनी है, हमारी ऑडियो बुक्स होती हैं, लेकिन हमारे पास जो ऑडियो बुक्स हैं उनमें खासियत ये है कि इसमें नेविगेशन की फैसिलिटी है। इनको हम डेजी बुक्स बोलते हैं, डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम के हिसाब से। तो इसमें ये जो एंड यूज़र को मान लीजिए चैप्टर नंबर 3 पर जाना है, तो वो जब उस किताब को सुन रहे होंगे, जो उनका सॉफ्टवेयर होगा या फिर जो उनका डिवाइस जिसमें वो सुन रहे हैं, वो जब चैप्टर 3 पे क्लिक करेंगे, बुक वहीं से प्ले होनी शुरू हो जाएगी। वो मान लीजिए पेज नंबर 24 से पे क्लिक करेंगे तो किताब 24 पेज से ही प्ले होनी शुरू हो जाएगी। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम किताब रिकॉर्ड करते हैं तो हमारी एक किताब लगभग 25 घंटे की भी हो सकती है, 30 की भी हो सकती है, 1 घंटे की भी हो सकती है ना। जैसे हम MP3 फॉर्मेट में जब हम लोग गाना कोई सुनते हैं जी, तो अगर हम उसे कहीं बीच में स्टॉप कर देते हैं गाने को, और जब उसको हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं तो गाना शुरू से स्टार्ट होता है जी, है ना। वो बीच से वहीं से स्टार्ट नहीं होता है।
यही जो सिचुएशन थी वो पहले हमारी इन ऑडियो बुक्स में भी आती थी। तो जो एंड यूज़र है, जो बच्चा भी पढ़ने बैठा है, वो उसको रिवाइंड और फॉरवर्ड करता रहता था कि भाई मेरा चैप्टर नंबर 3 कहाँ है, मेरा चैप्टर नंबर 5 कहाँ है। मान लीजिए पाँचवा जो चैप्टर है वो उस चैप्टर के कहीं बीच में मिडिल में था, है ना। उसको फिर वो सारा फॉरवर्ड कर करके सुनना कि मैंने इतना सुन लिया या नहीं सुना मैंने, है ना। तो इस तरह की समस्याओं के समाधान के लिए फिर ये नेविगेशन की फैसिलिटी वाली ये डेजी बुक्स आ गई, है ना। इसके साथ साथ जैसे समय बदला, इससे कितना इजी होता होगा उन बच्चों के लिए पढ़ना, बिल्कुल, है ना, क्योंकि कहीं पे जहाँ पे रीडिंग छोड़ी है वहीं से स्टार्ट करना है। तो आपने जो ये प्रोसेस बताया है वाकई काबिल तारीफ है। बिल्कुल जी जी। तो ये टेक्नोलॉजी का कमाल है जो आज हम ये इतना कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ जैसे समय बदलाना, तो ज़रूरत आई कि रेडियोज़ इतने खुले, हाँ जी, है ना। तो भारत में काफ़ी कम्युनिटी रेडियोज़ हैं। तो जिन लोगों के लिए आवाज़ सबसे महत्वपूर्ण एक एलिमेंट है, एक है ना, जिनके लिए आवाज़ की जो जीते ही आवाज़ की दुनिया में है, तो उनके लिए रेडियो एक बहुत बड़ा माध्यम बन के आया जी, है ना। तो आज से लगभग 13 साल पहले हम लोगों ने कम्युनिटी रेडियो अपना खोला जिसका नाम है 91.2 NIVH हेलो दूर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस प्रश्न पे आ ही रही थी, आपने इसको शुरू कर दिया। मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि ये कम्युनिटी रेडियो और कम्युनिटी रेडियो से बहुत अलग है। चेतना गोला जी हमें बताएंगी। हाँ जी, आप काफ़ी प्रोग्राम्स करते हैं, है ना। और जो हमारे दर्शक हैं वो भी जानते हैं कि जब वो YouTube पे भी प्रोग्राम्स देखते हैं, बहुत जगह प्रोग्राम देखते सुनते हैं, कितना आपने कोई ऐसा, आप याद कीजिए कि क्या कौन सा ऐसा प्रोग्राम होगा जिसमें इंटरव्यू लेने वाला दृष्टिबाधित हो, यानी दृष्टि दिव्यांग हो, और इंटरव्यू देने वाला भी दृष्टि दिव्यांग हो। तो जब ये हमने रेडियो का अपना कॉन्सेप्ट शुरू किया, हमारा इसमें जो योगदान रहा कार्यक्रमों का, ये दृष्टि दिव्यांगजन के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनकर आया जो कि आज भी हमारा रेडियो एक लैब के तौर पर यूज़ हो रहा है। हाँ, जहाँ पर एक और मैं आपको बात बताती हूँ, जहाँ पर हम लोग रेडियो जॉकी का कोर्स हमने शुरू किया है विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए और लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए। बहुत खूब। तो इसमें जो मैक्सिमम जो हमारे प्रोग्राम बनते हैं हमारे रेडियो के, वो दिव्यांगजन को लेकर ही होते हैं। भारत सरकार ने 21 दिव्यांगताएं जो हैं वो चिन्हित की हुई हैं। तो आप ये देखिए कि जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, कितने चैनल्स होंगे या कौन से ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पर आपने वाइट केन सेफ्टी डे के बारे में सुना होगा, या फिर आपने साइन लैंग्वेज से रिलेटेड एक अवेयरनेस वीक चलाया जाता है उसके बारे में सुना होगा, या फिर अगर हम बात करें हमारा ऑटिज्म पर, है ना, या जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे पर्सन विद ऑटिज्म हैं, जिनके बच्चे पर्सन विद सेरेब्रल पैल्सी हैं, है ना, तो उन पेरेंट्स को, ये सिर्फ दृष्टि दिव्यांग जन को ही नहीं केटर कर रहा हमारा रेडियो, और भी जो स्पेशली एबल जो लोग हैं उन लोगों के लिए भी डेडिकेटेड है। बिल्कुल बिल्कुल, कि हम बिल्कुल जो पूरी 21 डिसेबिलिटीज़ हैं, हमारा एक बाकायदा कैलेंडर बना हुआ है जो डिसेबिलिटी कैलेंडर है। तो उसके अनुसार हम इसमें हमारे जो गेस्ट होते हैं या कभी हमारे जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो दिव्यांगजन ही होते हैं, और दिव्यांगजन के केयर गिवर्स हो गए, दिव्यांगजन के पेरेंट्स हो गए, वो लोग आके अपनी बात बताते हैं, है ना। वरना देखिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर महिलाओं की भी बात होती है, जहाँ पर हमारी फैशन की बात हो रही है, खाने की बात हो रही है। खाने को लेकर देखिए कितने सारे यूट्यूब चैनल हैं, कितने यूट्यूब चैनल्स हैं, या कितने ऐसे रेडियोज़ हैं, या कितने ऐसे मीडिया चैनल्स हैं जो कि दिव्यांगता की बात करते हो, है ना। उसको एक टैबू भी बना हुआ है। मैं ये मानती हूँ कि देखिए दिव्यांगता ना हमारी ज़िंदगी में जैसे जैसे जो साइटेड लोग होते हैं या जो पर्सन विदाउट डिसेबिलिटी हैं उनकी लाइफ में भी आती है। मान लीजिए अभी हम यहाँ बैठे हैं और सामने हमारे एक बहुत बड़ा सा गड्ढा हो जाए और हमें उसको पार करके उधर जाना हो, हम नहीं जा पाएंगे, है ना, हमारे लिए वो जगह एक्सेसिबल नहीं है। वही प्रॉब्लम आती है एक व्हील चेयर यूज़र के साथ। उनको यदि रैंप ना हो, रैंप का स्लोप ठीक से ना हो, है ना, तो वो व्हीलचेयर यूज़र कैसे अपनी जो जिसकी मोबिलिटी ही व्हीलचेयर पर है ना, वो कैसे आएगा और कैसे जाएगा। तो इस तरह के मुद्दों की बात हमारा जो चैनल है वो उस तरह की जागरूकता करने वाले काम करता है।
जी बिल्कुल जी। बिल्कुल। इस जो चैनल की कम्युनिटी रेडियो की हम बात कर रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे दर्शकों को बताएं चेतना जी, और बताएं कि यूट्यूब पे भी ये अवेलेबल है। आप जब चाहें, जैसे चाहें, जहां चाहें, जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी विषय को बिल्कुल, लेकर, बिल्कुल। दृष्टि दिव्यांगजन ही नहीं, अदर जो डिसेबिलिटीज़ हैं, स्पेशल जो डिसेबिलिटीज़ हैं उससे रिलेटेड, बिल्कुल। तो बताइए किस फ्रीक्वेंसी से के जरिए सुना जा सकता है और कैसे पहुंचा जा सकता है? बिल्कुल। दोनों का नाम सेम है, 91.2 NIVH हलोदून, यानी 91.2 FM जो है वो अगर आप अपने रेडियो में ट्यून करेंगे तो आप हमारा कम्युनिटी रेडियो सुन सकते हैं, और अगर आप यूट्यूब पर 91.2 NIVH हलोदून सर्च करेंगे तो हमारा यूट्यूब चैनल आ जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए आपको जानकारी तो यूट्यूब पर या फिर बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, पर क्या वो उनका जो सोर्स है वो कितना ऑथेंटिक है, कौन व्यक्ति है जो वो जानकारी दे रहा है, वो जानकारी कितनी सही है। हमारे चैनल पर क्योंकि हम एक आधिकारिक चैनल है, हम लोग काफ़ी रिसर्च के बाद और जो इंडस्ट्री में जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके साथ हम लोग अपने कार्यक्रम का निर्माण करते हैं, तो लोगों को इस बारे में एक अच्छी गाइडेंस मिल सकती है। जो व्यक्ति डिसेबिलिटी से डील कर रहे हैं वो यदि चैनल को देखेंगे तो उन्हें काफ़ी जानकारी मिलेगी। और मैं उन लोगों के लिए भी कहती हूँ कि जो व्यक्ति ज़िंदगी में हताश हो जाते हैं या जो लो फील कर रहे हैं, अगर उन्हें लगता है कि भाई मेरी लाइफ में तो अभी कुछ थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है भाई, मैं वाई मी, तो मैं बोलूँगी कि प्लीज़ आप एक बार 91.2 NIVH हलोदून खोलें और आप वहाँ जाके आप देखेंगे तो आप मोटिवेशन ही पाएंगे, और आप पाएंगे कि आप कितने ब्लेस्ड हैं जो आप भूल के बैठे रहते हैं। बिल्कुल, है ना? और आप एक माध्यम बन सकते हैं उन लोगों के लिए जो हो सकता है कि मान लीजिए आपसे यदि कोई व्यक्ति जुड़ता है और वो किसी तरह की डिसेबिलिटी को लेकर वो कुछ कश्मकश में है और वो कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो अब आप भी एक माध्यम बन सकते हैं। यानी जो केवल पर्सन विद डिसेबिलिटी ही एक ऐसा ही इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं, वो लोग भी इससे लाभ उठा सकते हैं जो कि पर्सन विदाउट डिसेबिलिटी है। जी बिल्कुल। जहाँ कहीं मन हताश होता है, निराश होता है, तो हमें वहाँ से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस तरह के कम्युनिटी रेडियोस वाकई में समाज के लिए, देश के लिए और हम सब के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। चेतना जी, एक आपका रेडियो का एक कार्यक्रम है जो कि अवार्ड विनिंग शो है आपका। जी, आपकी बात, बिल्कुल मेरी बात जी। तो मैम उसके बारे में बताएं कि ये कार्यक्रम है क्या और इसको कौन सा अवार्ड मिला? बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच इस बात को इस मंच पर आपने इसको लेकर आए। ये एक बहुत ही ख़ास प्रोग्राम है और जो कि ना मेरे बहुत दिल के करीब है। जब हम लोग अपना चैनल पर हम सोच रहे थे कि हमें कुछ प्रोग्राम बनाने हैं, तो हम सोच रहे थे कि क्या ऐसा लेकर आए कि हमारी जो कम्युनिटी है, जो ब्लाइंड कम्युनिटी है या जो PWDs हैं, उनको भी मौका मिले और उनकी बात भी सामने आए, उन्हें एज RJ बनने का मौका मिले। तब दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आया, क्यों ना मेरी बात लेकर आते हैं जिसमें जो इंटरव्यू करने वाला है और जो इंटरव्यू लेने वाला है दोनों ही दृष्टि दिव्यांग हैं या दूसरी तरह के डिसेबिलिटी वाले हैं। और बहुत मज़े की बात मैं आपको इसमें ये बताऊं कि ये जो लेने वाले हैं इंटरव्यू, वो कोई बहुत ट्रेन नहीं होते हैं, उन्हें 1-2 दिन की ही ट्रेनिंग हम देते हैं। और बेसिकली उन्हें इसमें करना ये होता है कि क्योंकि खुद एक दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति बैठा और वो समझ सकता है कि दूसरा दृष्टि दिव्यांग जो कैसा महसूस करता है, कैसा सोचता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और जब वो लोग आपस में बात करते हैं और जब एक को लगता है ना कि यार मेरी लाइफ तो बिल्कुल ख़राब हो गई है, मैं ब्लाइंड हूँ, और जब दूसरा व्यक्ति बताता है कि मैंने इस तरह के चैलेंजेस फेस किए, और जब 2 लोग ऐसे मिलते हैं जिनकी एक सी समस्याएं होती हैं, तब कुछ मिरेकल्स होते हैं जी। तो अब तो ये वाला जो ये प्रोग्राम है, इसका जब हमने शुरू किया, आज की तारीख में हमारे काफ़ी लंबे काफ़ी एपिसोड्स हम इसके अपने बना चुके हैं, और बहुत जितने भी हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, जितने भी हमारे यहाँ लोग आते हैं, अब तो वो पूछते हैं मैम मेरी बात नहीं हुआ। और अवार्ड जो हमें मिला, हमें इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री, INB मिनिस्ट्री जो है, उनके जो कम्युनिटी रेडियो का जो विंग है, उसमें हमें बेस्ट थीमेटिक उनका जो नेशनल अवार्ड है, उसमें हमें ये इस पर प्राइज मिला है। बहुत खूब।
मैम, बहुत ही इंस्पायरिंग है आपसे बात करना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ख़ास तौर से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपने बताया ना कि जो मेरी बात जो कार्यक्रम है ना, जो दृष्टि दिव्यांगजन है या कोई स्पेशली एबल्ड है, उन्हीं के जैसे को बिठाया जाता है, इंटरव्यूअर भी वो है, इंटरव्यू भी वो है ना, सेम उसके हैं। तो मैं वो समझ रही हूँ कि कई बार हम एक तकलीफ से गुजरते हैं, जैसे मेरे कोई सर्जरी हुई है, सेम सर्जरी सामने वाले की हुई है, तो हम उस मेंटल लेवल पे जुड़ते हैं। तो मैं समझ रही हूँ कि वो किस तरह से जुड़ते होंगे और कैसे हील होते होंगे। आप बहुत ही उम्दा कार्य कर रही हैं और मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रमों को बनाना और इस तरह के कंटेंट्स को, ऐसे विषयों को लेकर आना खुद में बहुत बड़ी बात है। मैम, वक्त की कमी है हमारे पास, जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे कोई ऐसी सक्सेस स्टोरीज आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया? बिल्कुल। एक वाक़या है, जब हमारा एक स्टूडेंट है ललित, जब वो आया था तो ललित बहुत सहमा सहमा सा रहता था। और हालांकि ब्लाइंडनेस उसकी लाइफ में काफ़ी टाइम से थी, और कहीं ना जो परिवार भी होते हैं वो जल्दी से दिव्यांगता को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लोग सोचते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, विजन जा रहा है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा और डॉक्टर को दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं उस बच्चे के साथ भी थोड़ा ये प्रॉब्लम थी। उसको फिर जब वो हमारे यहाँ आया तो हमने थोड़ा उसको ट्रेन किया, उसने भी कुछ मेरी बात के एपिसोड्स किए, फिर उसने प्रोग्राम किया। फिर एक दिन उसको लाइव एंकरिंग करने का मौका मिला स्टेज पर। तो उसने एक दिन आया, एंकरिंग हो गई, प्रोग्राम हो गया, बहुत बढ़िया हुआ। तो उसने बोला कि मैम, मुझे ना लोग पहचानने लगे हैं। मैंने बोला ललित, अच्छा, मतलब समझ नहीं आया, पहचानने लगे मतलब? कह रहा मैम, मैंने उस दिन एंकरिंग की थी ना, तो अब जब मुझे हॉस्टल के बच्चे मिलते हैं, इंस्टीट्यूट में बच्चे मिलते हैं, तो मुझे बोलते हैं, अरे तुम वो ललित हो ना जिसने उस दिन एंकरिंग की थी। उसका कॉन्फिडेंस, उसके फेस पे जो स्माइल थी, वो देखते ही बनता था। और एक तो ये है, और एक और मैं बताना चाहूँगी कि हमारा जो पहला बैच रेडियो जॉकी का जो रहा, सेम यही प्रॉब्लम थी कि जो बच्ची आई थी, जेनिफर हैं, जेनिफर सोचती थी कि उनकी लाइफ में धीरे धीरे करके उनको जो उनको आंखों की बीमारी थी, वो धीरे धीरे ब्लाइंडनेस उनकी ज़िंदगी में आ रही थी। वो उनका विजन जो है वो धीरे धीरे जा रहा था। तो तब शुरू में वो इंटरव्यू करते वक्त बहुत घबराती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे उन्होंने इंटरव्यू किया तो उनको कॉन्फिडेंस आने लगा। और इंस्टीट्यूट में आने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद, लोगों से एक्सेप्टेंस मिलने के बाद, इंटरव्यू करने के बाद, जब जो हमारे जो गेस्ट होते थे, जब वो कहते थे कि जेनिफर बहुत अच्छा रहा, तो तब जेनिफर ने एक बात बोली कि मैम, मुझे अब अच्छा लग रहा है। और मुझे ना, जब पहले ये लगता था कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं या जो PWDs होते हैं, वो ना खुश नहीं रहते होंगे या वो खुश नहीं रह सकते हैं, लेकिन ना मुझे ऐसा लगता है ना कि ब्लाइंड होने के बाद भी ना हम खुश रह सकते हैं। तो इससे बड़ी बात और क्या होगी कि अगर आप किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में खुशी आ रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, और वो सोचता है कि हाँ, मेरी भी ज़िंदगी आ गई और मैं भी एक उम्मीद से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकता हूँ। बहुत खूब मैम। बहुत ही अच्छा लगा ये जानकर कि जब इन बच्चों को आप सक्षम बना रहे हैं, है ना, इतना आत्मनिर्भर बना रहे हैं, आप महिला सशक्तिकरण की स्वयं मिसाल है। तो हमारी महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? कैसे अपने पथ पर, अपनी ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव आते हैं, कैसे उनका सामना करें और कैसे आगे बढ़ें? बिल्कुल। देखिए, कहते हैं ना कि जब एक महिला को शिक्षित करते हैं और उसे एम्पावर करते हैं, तो सिर्फ वो एम्पावर नहीं होती, उनका परिवार एम्पावर होता है। इतना तक तो सबने सुना होगा, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि उनके साथ साथ जब वो कहीं काम करने जाती हैं, तो उनके साथ जो उनकी पूरी टीम होती है, वो एम्पावर होते हैं। वो अगर कहीं सड़क पर जा रही हैं या जहाँ भी एक महिला जाती है, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि एक महिला बहुत बहुत अच्छी एक मैनेजर होती हैं और वो बहुत दिल से काम करती हैं। पुरुष कृपया इसे अन्यथा ना लें। सभी व्यक्ति का अपना अपना एक कैलिबर होता है, लेकिन महिला होने के नाते ये मेरी पर्सनल फीलिंग है कि हमें महिलाओं को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो कार्यस्थल हो, चाहे वो घर हो, क्योंकि महिलाओं का जो बायोलॉजिकल बदलाव होता है या हमारा जो समाज में जो पूरी एक सोच है, उसमें अभी वो बदलाव भी आ रहा है। लेकिन हमें महिलाओं को हमेशा उन्हें सपोर्ट करना और उनका साथ देना बहुत ज़रूरी है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी। इतनी रोचक बातें, इतनी रोचक जानकारियाँ और इतनी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपने हमें और हमारे दर्शकों को उपलब्ध कराई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और एक लास्ट मैं ये और कहना चाहूँगी कि हमारे संस्थान के निदेशक महोदय, हमारा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उन्हीं के सपोर्ट से हम आज ये सब काम कर पा रहे हैं और आज हम यहाँ पर हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। उम्मीद है चेतना गोला जी, जो कि NIEPVD की प्रोग्राम प्रोड्यूसर है, उनसे जो कुछ आपने जाना, जो कुछ जितना उनको समझा, उनकी जो जर्नी है, कार्य जर्नी है, उसको आपने जाना, उससे आप ज़रूर कहीं ना कहीं प्रेरणा आपको ज़रूर मिली होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। नमस्कार।